नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विगत कुछ समय से प्रतिदिन एक वीडियो डाला जा रहा है। प्रारंभिक वीडियो में तो कुछ बेसिक बातों को हमने बताया था कि तैयारी कैसे की जाए, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर चर्चा किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने इतिहास के टॉपिक को लिया और इतिहास के टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया। इतिहास में भी हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत की और उसके पहले टॉपिक पाषाण काल को कल तक की वीडियो में आपने देखा। अब पाषाण काल के बाद जो दूसरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का, वह है स्टोन मेटल एज। मतलब पाषाण धातु युग के नाम से उस काल को हम जानते हैं। इसकी चर्चा आज हम करेंगे। स्टोन मेटल एज की चर्चा हम करेंगे आज। उस स्टोन मेटल एज को पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने दो भागों में बांटा था। एक को कहा ताम्रपाषाण काल और दूसरे को कहा कांस्य युगीन काल। ठीक है, तो उसी ताम्रपाषाण काल जो स्टोन मेटल एज का पहला जो टॉपिक होगा, कैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल जिसको अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो जो भी वीडियो डाला जा रहा है उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। हमने कई बार कहा है, क्लास के दौरान बार बार हम फोकस करते रहते हैं कि आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को भी सामने टेबल पे रखे रहिए और उसको देखते रहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके परीक्षा के अनुकूल ही है, उसी के अनुरूप क्लास चल रही है। तो आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जो वीडियो डाल रहे हैं उसका उद्देश्य सिविल सेवा और अन्य सेवाओं के में जाना है। ऐसे बच्चों को ये लाभ देने वाला वीडियो है कि जो कि तैयारी में लगे हुए हैं, सिविल सेवा की, मुख्य रूप से सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम बिना मतलब का इधर उधर की बात करके अन्य प्रकार के जो वीडियो होते हैं उसको डाल करके, थोड़ा चटक मटक वीडियो डाल करके हम नहीं चाहते आपका समय बर्बाद करें। क्योंकि सारे बच्चे एडल्ट हैं, सब एडल्ट हो गए हैं और उनको पता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा वीडियो हमारे लिए हमारे काम का है। तो इसलिए हम जब आते हैं तो सिर्फ टॉपिक की बात करते हैं कि आपका अनावश्यक समय बर्बाद ना हो, और इसलिए टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। तो आज भी उसी तरीके से हमने जैसे कभी कहा आपको कि आप पढ़ाई के दौरान अपने टेबल पर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को रखिए और देखते चलिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उस जो क्वेश्चन पेपर है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वहां से वह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए अधिकांश क्वेश्चन उससे मिल रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि भविष्य में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए कि उस टॉपिक के मेन चीज को, कोर बातों को हम आपके सामने रख देते हैं। तो उसी में आज जो है हम शुरू करते हैं। एक टॉपिक है, यह है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक एज के नाम से हम जानते हैं। कैल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। इसका जो काल है वह काल है 2800 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम इसके नाम पर आते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस काल की शुरुआत जो है कहाँ से और कब तक होती है, कितने चरणों में इस काल को हम बांट सकते हैं। तो यह देखा गया
कि नवपाषाण काल के अंत होने से पहले ही भारत में धातु की उपलब्धता हो जाती है, अर्थात यहाँ के लोग धातु से परिचित हो जाते हैं। और धातु के रूप में जो सबसे पहली धातु मिली लोगों को, वह धातु थी तांबा। यद्यपि तांबा के रूप में धातु की उपलब्धता हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे पत्थर के उपकरण की बहुलता बनी रहती है। पत्थर के उपकरण भी चल रहे हैं और नवीन धातु मिल गया है तांबा, और तांबे के उपकरण भी अब बनने लगे। तो इसीलिए हम सम्मिलित रूप से इस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं, कैलकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं कि पत्थर के उपकरण की बहुलता बनी रही, पत्थर के उपकरण चलते रहे, लेकिन अब एक नवीन धातु की प्राप्ति हो जाती है और उस धातु के उपकरण भी अब देखने को मिल जाते हैं। इसलिए सम्मिलित रूप से इस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए कि यह नाम की हमने बात किया कि सबसे पहले हम इसकी नाम की बात करेंगे कि इसको ताम्रपाषाण काल हम क्यों कहेंगे। तो अब देखिए, यह जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भारत में मिली, जब हमने कहा नवपाषाण काल के अंत होने से पहले, तो यह संस्कृति हम देखते हैं कि कई चरणों में, मुख्य रूप से 3 चरणों में मिली। इस संस्कृति के जो प्रमुख स्थल थे वह एक नवीन विशेषता, वो सारे के सारे स्थल नवीन विशेषता लिए हुए थे, और इसलिए उस स्थल के नाम पर उस संस्कृति का नामकरण कर दिया जाता है। मतलब प्रत्येक जो जितने भी मुख्य स्थल की हम बात कर रहे हैं, वह एक अलग संस्कृति को दर्शा रहा था, इसलिए उसे एक अलग संस्कृति का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल मिले हैं वे एक ही काल के नहीं है, विभिन्न काल के हैं, और इसीलिए हम उसको 3 चरणों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन का सबसे पहले नाम आपने देखा, हम आपको बताएं कि चर्चा की थी हम नाम पर, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका काल हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, ताम्रपाषाण काल को के हम चरण की बात करें, ठीक है, कि जो साक्ष्य मिले, जो प्लेसेस मिले, स्थल मिले हैं, वे एक ही समय के नहीं हैं, वे अलग अलग समय के हैं, और उस आधार पर ताम्रपाषाण कालीन स्थलों को 3 चरणों में हम बांट करके देखते हैं। एक चरण हो गया, एक को कहेंगे प्राक हड़प्पा काल, दूसरा है हड़प्पा काल, और तीसरा है हड़प्पोत्तर काल। ठीक है, हम यहाँ पर ताम्रपाषाण काल के नाम के बाद अब चरण पे आते हैं। तो यहाँ पर चूंकि नाम को आपने देखा, तो नाम पे हमने कहा कि इस समय एक नवीन धातु की उपलब्धता हो जाती है, उस धातु को हम तांबा कहते हैं। चूंकि तांबा उपयोग में लाई गई, भारत में तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए इसको सर्वाधिक शुद्ध धातु माना गया, और इसीलिए आज भी धार्मिक कार्यों में तांबे से बने जो बर्तन होते हैं उसकी विशेष महत्ता होती है, और उसी का प्रयोग आमतौर पर हम करते हैं। यहाँ पर जो ताम्रपाषाण काल है, इसमें देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल में जो पहले के उपकरण थे वे सब के सब तो चले ही आ रहे थे, साथ ही साथ कुछ जो नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, साथ ही साथ कुछ नवीन तरह के उपकरण भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चूंकि अब धातु की उपलब्धता हो जाती है, समय का विकास हुआ है, जलवायु, हमने मध्यपाषाण काल में ही कहा था कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताओं के अनुरूप अब यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। जैसे नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ, स्थिर जीवन की शुरुआत हुई,
ठीक है, हमने देखा कि अग्नि की शुरुआत हुई, कुंभकारी की शुरुआत हुई। तो ये सब के सब नवपाषाण काल में शुरू होता है, वो अब आगे कंटिन्यू करता है और उससे क्या हम देखेंगे कि धीरे धीरे समाज का विकास हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे एक के बाद एक, चूंकि टॉपिक को हमने अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, कर रहे हैं और वही चीज बता रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी है। यहाँ पर हम अब यहाँ पर जो टॉपिक को बताना है, हम जो बताने जा रहे हैं कि इस ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं और वे सारे के सारे स्थल एक विशेष संस्कृति को दर्शा रहे हैं, इसलिए उसको एक अलग संस्कृति का हम नाम देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल हैं उस स्थल की क्या विशेषताएं हैं, पहले हम ये बात देख लेंगे और साथ ही साथ इस पूरे ताम्रपाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य से इतिहास के किन क्षेत्रों का हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे पास हम देखेंगे रिटन एविडेंस नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, अभी भी हम इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिख रहे हैं, लिखा गया है। तो इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, लिखित साक्ष्य का अभाव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वैचारिक पक्ष गौण होगा, अर्थात राजनीतिक और सामाजिक पक्ष के विषय में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यह जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला उसके आधार पर इस काल के भी आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि आप देखेंगे नाम पर चर्चा किया, नाम के बाद अब आप आते हैं चरण पे कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल एक ही समय के नहीं थे, भिन्न भिन्न समय के थे, इसलिए उसको विभिन्न चरणों में बांटा गया और वे सारे के सारे स्थल एक विशेष संस्कृति को दर्शाते थे, इसलिए उस स्थल के नाम पर उस संस्कृति का नामकरण कर दिया गया। तो पहला हमने यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो पहले वर्गीकरण में या चरण में आता है कि पहले प्राक हड़प्पा काल, मतलब ये है कि ताम्रपाषाण काल को देखेंगे कि हड़प्पा के समकालीन लगता है, लेकिन थोड़ा सा एक टेक्निकल भी बात यहाँ पर समझना है। चूंकि हमने कहा कि प्राक हड़प्पा, इसके जो कुछ स्थल हैं हड़प्पा काल के पहले के हैं, कुछ स्थल हड़प्पा काल के समय के हैं और कुछ स्थल हड़प्पा काल के बाद के हैं, हड़प्पुत्र काल। चूंकि हड़प्पा काल के रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा काल के विषय में जब हम इसके काल के निर्धारण की बात करेंगे तो बहुत सारे विद्वानों ने इसके काल को अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर देखा गया, सर्वमान्य मत बताता है कि हड़प्पा का जो मैच्योर्ड काल था, जो हम कहते हैं कि इसका पूरा काल जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है, वह 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा काल का समय माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि 2500 से लेकर के 1750 तक है और ताम्रपाषाण काल को हम 2800 से मानते हैं, तो तकनीकी दृष्टिकोण से भी ताम्रपाषाण काल हड़प्पा से पहले आएगा। पहली बात, कुछ लोग इसको हड़प्पा काल के समकालीन मानते हैं, समकालीन तो है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल समय मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हड़प्पा काल को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं और आपने देखा कि हमने बताया था पहले कि कांसा जो धातु हमारे सामने मिली, तो कांसे का जो निर्माण हुआ वह तांबे में टीन को मिला करके किया गया था। तो हमारे पास तांबा धातु के रूप में तांबा की उपलब्धता हो गई थी, टीन को भारत के लोगों ने बाहर से आयात किया और तांबे में टीन को मिला दिया तो एक नवीन धातु की प्राप्ति हुई जिसको कांसा कहा गया। तो जाहिर सी बात है कि कांसे का जब निर्माण हुआ है तो उसके लिए तांबे की आवश्यकता थी, तो तकनीकी दृष्टिकोण से भी कांस्ययुगीन सभ्यता से पहले ये ताम्रपाषाण काल आएगा, तकनीकी दृष्टिकोण से भी, इसलिए कि कांसे के निर्माण के लिए तांबे की जरूरत थी, इसका मतलब तांबे की उपलब्धता भारत में पहले से थी। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर जो है प्राक हड़प्पा काल, तो इसमें ताम्रपाषाण काल का कौन सा स्थल है, तो यहाँ पर एक देखेंगे राजस्थान में एक है गणेश्वर है राजस्थान में, ठीक है, और यह गणेश्वर जो है आप देखेंगे कि सीकर, राजस्थान के सीकर झुंझुनू जिले में अवस्थित है।
मैप नहीं बता रहे हैं, मैप तो आप देख ही रहे हैं, आपको पता ही, हमने एक दो बार मैप भी बनाया है और आपको पता ही कि भारत में राजस्थान कहाँ है, उस मैप में आप लोकेट करते चलेंगे। तो गणेश्वर हड़प्पा काल से पहले का आता है, क्योंकि इसका काल जो है गणेश्वर का, वह काल है 2800 से लेकर के 2100 ईसा पूर्व तक। तो इसको आप देख सकते हैं कि हड़प्पा से पहले का है, इसलिए इसको हम प्राक हड़प्पा काल में रखते हैं। तो गणेश्वर स्थल हड़प्पा का, ये ताम्रपाषाण काल का प्राक हड़प्पा काल में आता है और यह एक अपने क्षेत्र में विशेष संस्कृति को दर्शा रहा था, इसलिए इसे गणेश्वर संस्कृति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, प्राक हड़प्पा में गणेश्वर का क्षेत्र है जिसको गणेश्वर संस्कृति कहते हैं। यह गणेश्वर का क्षेत्र राजस्थान के सीकर झुंझुनू जिले में अवस्थित है। तो अब देखिए कि यहाँ पर गणेश्वर संस्कृति की क्या विशेषता थी। हमने कहा है कि पढ़ाई करने के तरीके को, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का है और उस फैक्चुअल टॉपिक को आप कोशिश ये करनी है कि थोड़ा हम उसको कॉन्सेप्चुअल रूप दे दें। तो कॉन्सेप्चुअल रूप दे देंगे तो पढ़ाई करने में थोड़ी सी आसानी होगी, समझने में आसानी होगी और जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही है कि फैक्ट है, उन बातों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो मैंने भी कहा कि अपेक्षाकृत पहले के टॉपिक की अपेक्षा हम देखेंगे या थोड़ा सा फैक्चुअल आ जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बना के देखेंगे तो पढ़ाई करने में थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि गणेश्वर संस्कृति, अब इस गणेश्वर संस्कृति की क्या विशेषता थी। गणेश्वर संस्कृति की हम विशेषताओं की बात करें, गणेश्वर संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, तो गणेश्वर संस्कृति की जो पहली विशेषता है कि यहाँ के लोग क्या है कि मुख्य रूप से शिकार पर आश्रित थे। ठीक है, मुख्य रूप से शिकार करते थे और आंशिक रूप से ये कृषि कार्य करते थे। तो मुख्य रूप से, चूंकि आपने देखा कि नवपाषाण काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो गया। ठीक है, तो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, इसका मतलब अब धीरे धीरे लोगों की निर्भरता कृषि पर होनी चाहिए, हो भी रही थी, हुआ भी था। लेकिन गणेश्वर में अभी भी क्या था कि यहाँ के लोग अभी भी मुख्य रूप से जो अपनी जीविका जो चलाते थे वो शिकार करके चलाते थे। जैसे हम आपको प्रागैतिहासिक काल के लोगों के विषय में बताए थे कि इस काल में जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वह था खाद्य संग्रह करना, शिकार करना और मछली पकड़ना। तो यहाँ गणेश्वर के लोगों का भी अभी मुख्य रूप से जो ये अपनी जीविका चलाते थे वह शिकार पर चलाते थे। तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से शिकार पर आश्रित थे और आंशिक रूप से यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे। तो जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ पर उतना विकास नहीं हुआ था कि जितना हम अपेक्षा कर रहे हैं। दूसरी विशेषता ये थी कि यहाँ के लोग शिल्प कर्म को जानते थे, अर्थात उद्योग से परिचित थे। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ के लोग जो थे, जो शिल्प कर्म से परिचित थे, उद्योग से परिचित थे, तो तांबे की वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती थी। तांबे के जो विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे के तीर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तांबे के बर्छे के साक्ष्य मिले हैं। तो तांबे के तीर के साक्ष्य मिले, तांबे के बर्छे के साक्ष्य मिले। इसका मतलब यह है कि गणेश्वर में ताम्र उद्योग लगे हुए थे और वहां के लोग तांबे से बने औजार, तांबे के औजार बनाते थे, तांबे के उपकरण बनाते थे। और एक जो महत्वपूर्ण बात गणेश्वर की है कि यहां से हड़प्पा के क्षेत्र में तांबे का निर्यात किया जाता था। अर्थात जो हड़प्पा का क्षेत्र था, उस हड़प्पा के क्षेत्र में तांबे का निर्यात यही गणेश्वर से किया जाता था। और तब हड़प्पा के क्षेत्र में ताम्र उद्योग लगे थे और तांबे से कांसे का निर्माण किया जाता था। तो ये आपने देखा एक बात कि यहाँ पर जो हमने कहा कि प्राक हड़प्पा के चरण में काल में
इस ताम्र पाषाण काल का एक स्थल आता है गणेश्वर, जिसे गणेश्वर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस गणेश्वर की क्या विशेषताएं थी इसको आपने देखा। अब देखिए यहां पर हमने लिखा है हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में दो प्लेस आते हैं। जो हड़प्पा काल का जो समय, जो हड़प्पा की सभ्यता का जो समय हमने बताया है कि 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक, तो इसमें है, एक है कायथा और एक है आहार। एक है कायथा और एक है आहार। तो कायथा का जो काल है वह 2450 से लेकर के 1800 तक कायथा का काल है। 2450 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक कायथा का काल है। ये आप देखेंगे कि सबको हम यहाँ बताया कि काल भी देखते चलना है, ऐसा नहीं कि काल को हमें छोड़ देना है। जब काल देखेंगे तभी समझ में आएगा कि यह प्लेस जो है यह ताम्र पाषाण काल का है। दूसरी बात, आहार का जो काल है वह 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक आता है। अब देखिए कायथा जो है, कायथा और आहार दोनों की हम बात करें। कायथा जो क्षेत्र है वह भी एक विशेष संस्कृति को दर्शा रहा था और इसीलिए इसको कायथा संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। उसी तरीके से आहार भी एक विशेष संस्कृति को दर्शाता है और इसीलिए उसको आहार संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कायथा संस्कृति और ये है आहार संस्कृति। ये है आहार संस्कृति। यह कायथा का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे कि कायथा का जो क्षेत्र है वह उज्जैन, मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैन, वहीं पर ये कायथा का क्षेत्र आता है। ठीक है, और इसी कायथा संस्कृति के अंतर्गत आगे देखेंगे कि मालवा संस्कृति भी हमें देखने को मिला है। तो कायथा का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अवस्थित है। यहां से ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य हमें मिले हैं, ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए यहाँ जो कायथा संस्कृति की हम अगर बात करें तो जैसे हमने गणेश्वर की बात किया था उसी तरह से कायथा की बात करें कि इसकी क्या विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता में देखिएगा कि कायथा की जो पहली विशेषता है कि कायथा की जो बस्ती थी वह किलाबंद थी, मतलब फोर्टिफाइड किया गया था, चारों ओर से इसको घेरा गया था, किला का रूप दे दिया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कायथा को घेर दिया गया था, चारों ओर से किला बंद कर दिया गया था। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो मृदभांड मिले, मिट्टी के मृदभांड मिले, वे चित्रित मृदभांड थे। और तीसरी बात कि इस पर कायथा पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। यह कहा जाता है कि कायथा के जो लोग थे या कायथा के क्षेत्र में जो निवास करने वाले थे वे अपेक्षाकृत अमीर थे। हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर कि कायथा के लोग अपेक्षाकृत अमीर इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर एक पात्र में एक ऐसे हार का साक्ष्य मिला जो पत्थर, कीमती पत्थर के गोलियों से निर्मित था। जैसे है, हम कह सकते हैं गोमेद है, स्फटिक है, कार्नेलियन है। तो ऐसे जो कीमती पत्थरों के गोले से हार का निर्माण किया गया है उसकी प्राप्ति कायथा से होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कायथा के जो लोग थे, जो निवासी थे, वे अपेक्षाकृत थोड़े से अमीर थे। बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ बात नहीं है। तो कायथा संस्कृति की ये विशेषताएं हैं। हम थोड़ी थोड़ी विशेषताओं को जो मुख्य बातें उसको बताते चल रहे हैं। आगे जब इसकी हम आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो फिर उसमें हम
यहाँ की और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताएंगे, इसलिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को हम बताते चल रहे हैं। उसी तरीके से आहार संस्कृति की विशेषताएं, अब देखिए यह जो आहार का क्षेत्र है राजस्थान के बनास घाटी में अवस्थित है। ठीक है, यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है। तो दक्षिणी पूर्वी भागों के बनास घाटी में यह आहार का क्षेत्र अवस्थित है। इसको आहार को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। आहार इसको हम ताम्रवती के नाम से भी इसको जाना जाता है, अर्थात तांबा वाला क्षेत्र, और इसको ताम्रवती संस्कृति के नाम से भी हम जानते हैं। तांबा वाली जगह, इसका मतलब यह है कि यहाँ से प्रचुर मात्रा में हमें तांबे की प्राप्ति हुई। राजस्थान के ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है, यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में तांबे पाए गए हैं, इसलिए इसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि आहार का क्षेत्र है जो राजस्थान में है। अब यहाँ पर देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो आहार की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ के लोग धातु कर्म को जानते थे, मतलब यह है कि यहाँ पर भी अब निर्माण कार्य हो रहा है, यहाँ पर शिल्प उद्योग लगे हुए थे, अर्थात यहाँ पर धातु उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कांसे की चादर मिली, अर्थात यह है कि तांबे के उपकरण तो मिले ही। यहाँ पर पहली बात यह है कि यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले हैं, कुल्हाड़ी है, यहाँ से कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ इत्यादि के साक्ष्य मिले। तो तांबे के कुल्हाड़ी और तांबे की चूड़ियां यहाँ से मिले हैं, ये तो एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ताम्र उद्योग लगे हुए थे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ कांस उपकरण के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे कांसे की चादर मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कांसे की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता था। चूंकि आप ये देख रहे हैं कि हड़प्पा का समकालीन है, कांसा यहाँ भी आता था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब हड़प्पा से इनका लेन देन हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस आहार संस्कृति की एक बात हमने कहा कि यहाँ के लोग उद्योग से परिचित थे। ठीक है, जो दूसरी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता, कि यहाँ के लोग पत्थर से निर्मित आवास में रहते थे। यहाँ के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे, जबकि इसके पहले आपने देखा कि नवपाषाण काल में जो लोग स्थिर जीवन जीना शुरू किए थे तो कच्ची ईंटों के आवास के साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ में उन्होंने बताया था। साथ ही साथ जो आवास बनते थे वे कच्चे, मतलब घास फूस मिट्टी के आवास बने थे। तो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है, हम कह सकते हैं यह ग्रामीण संस्कृति है, नगरीकरण का विकास नहीं हुआ। इसका मतलब कि अधिकांश आवास जो थे वे घास फूस मिट्टी इत्यादि के बने थे। लेकिन आहार संस्कृति की विशेषता यह है कि यहाँ पर पत्थर से बने आवास के हमें साक्ष्य मिले थे। दो बातों को आपने देखा कि धातु कर्म से परिचित थे और यहाँ के लोग पत्थर से बने घरों में निवास करते थे, रहते थे। इस आहार संस्कृति की अगर हम बात करें, आहार की, इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं इस आहार के, जो इसके साथ साथ हम देखें कुछ और भी स्थल यहाँ पर पाए गए हैं। तो ये एक इसका स्थल है गिलुंद। आहार संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है गिलुंद। ठीक है, वही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी ये भी क्षेत्र है, गिलुंद है। आहार संस्कृति का इसको केंद्र माना जाता है। गिलुंद जो है वह आहार संस्कृति का केंद्र था और इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ के लोग कच्ची ईंटों से निर्मित आवास में रहते थे। तो कच्ची ईंटों से निर्मित घरों का साक्ष्य यहाँ से मिला है, जबकि यहाँ पर आप देखिए आहार में क्या है कि यहाँ लोग पत्थर से निर्मित घर में रहते थे। तो ये यहाँ की विशेषता है मुख्य रूप से। आप देखेंगे कि गिलुंद की एक जो स्थल इसका है वह है बालाथल, एक प्रमुख स्थल है यहाँ पर बालाथल। यहाँ भी इसकी विशेषता ये है कि बालाथल से भी तांबे के और पत्थर के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप देख रहे थे
हड़प्पा काल में, हड़प्पा के समय में ताम्रपाषाण संस्कृति के जो क्षेत्र मिले, कायथा वो कहाँ है, आहार वो कहाँ है, उसकी विशेषता क्या है, वहाँ से किन चीज़ों की उपलब्धता होती है, क्या क्या वहाँ से पाए गए, इसको हम विशेषता के रूप में देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे थे ताम्रपाषाण काल के, हड़प्पा काल में मिले प्रमुख स्थल। अब हड़प्पोत्तर काल को देखेंगे। हड़प्पोत्तर काल में दो आता है, एक है मालवा और एक है जोरवे। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने इसकी चर्चा किया था, कायथा की चर्चा किया था कि कायथा संस्कृति से ही मालवा संस्कृति का विस्तार होता है, बताया था। तो मालवा और जोरवे, यह जो प्लेस है ये हड़प्पा काल के बाद का है। इसका मतलब ये है कि 1750 से बाद, ठीक है, 1750 के बाद हम इस प्लेस को देखते हैं कि इसका जो काल है वो 1750 के बाद का है। तो मालवा और जोरवे दोनों जो है अपने अपने क्षेत्र की विशेष संस्कृति को दर्शा रहा है, इसलिए इसको मालवा संस्कृति और इसको जोरवे संस्कृति के नाम से हम कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको मालवा संस्कृति कहेंगे और इसको जोरवे संस्कृति कहेंगे। तो मालवा संस्कृति का जो काल है वह 1700 से लेकर के 1200 तक का है। इसका जो काल है वह 1700 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक का है। और जोरवे संस्कृति का जो काल है वह 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक का है। 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक का जोरवे संस्कृति का काल आता है। अब देखिए मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, ठीक है। तो मालवा का जो क्षेत्र है वह भी नर्मदा नदी के तट के किनारे जो मालवा का क्षेत्र माना जाता है, उज्जैन इंदौर का क्षेत्र जो है वह मालवा के क्षेत्र में, ये सब जो प्लेस अभी हैं जो पहले मालवा का क्षेत्र था वही आज उज्जैन इंदौर का क्षेत्र है, नर्मदा नदी किनारे सब है। तो मालवा संस्कृति, हमने कहा कि कायथा से ही मालवा संस्कृति का विस्तार होता है, अभी हमने कहा है। तो अब देखिए मालवा संस्कृति की अगर हम बात करें तो क्या इसकी विशेषताएं थी, मालवा संस्कृति की क्या विशेषताएं थी। तो पहली बात कि जैसे हमने कायथा की बात किया था कि यहाँ की बस्ती किलाबंद थी, उसी तरीके से देखेंगे कि मालवा की बस्ती भी किलाबंद थी। मालवा संस्कृति की बात करें तो पहली विशेषता है यहाँ की बस्ती भी किलाबंद है, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ की बस्ती को किलाबंद किया गया था। और दूसरी बात कि मालवा से जो मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं वह सभी ताम्रपाषाणकालीन स्थलों से मिले मृदभांड में उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। तो मालवा का भांड, ठीक है, उत्कृष्ट श्रेणी का भांड कहा जाता है, मृदभांड कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ जो भी स्थल से मृदभांड मिले सबसे उत्तम किस्म के मृदभांड यहाँ से मिले हैं। तो ये दो विशेषता, एक तो यहाँ का मृदभांड उत्तम किस्म का था, और पहली बात जो हमने कहा कि यहाँ की बस्ती किलाबंद थी। मालवा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है जिसको कहेंगे नबदा टोली। मध्य प्रदेश में ये भी है नबदा टोली, ठीक है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है नबदा टोली। तो मालवा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है नबदा टोली। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से संपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की अगर बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि नबदा टोली से सर्वाधिक अनाज के साक्ष्य मिले, अनाज का ढेर मिला है। तो यहाँ पर से हम कहेंगे कि सबसे अधिक अनाज का साक्ष्य ही नबदा टोली से हमें मिला है। दूसरी बात, यहाँ मालवा संस्कृति का एक स्थल, प्रमुख स्थल की हम बात करें तो एक स्थल है नबदा टोली, दूसरा है नगदा और तीसरा है ईरण।
ये मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं कि ये सब नवदा टोली, नगदा, एरन, हम देखेंगे कि इन सब जगहों से हमें अनाज के साक्ष्य मिले। नवदा टोली की विशेषता है कि सर्वाधिक अनाज के साक्ष्य मिले हैं, वहां से अनाज का ढेर मिला है। और नगदा और एरन से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें तांबे और पत्थर के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इसके मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। हम अभी आगे जब चर्चा करेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र की, आगे जब चर्चा करेंगे हम इसकी आर्थिक क्षेत्र की, तो उसमें बहुत सारी बातों को हम अब आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने कहा है कि सिर्फ मुख्य बातें को हम आपको बता रहे हैं। जोरवे संस्कृति, हमने आपसे कहा है कि जिस यहाँ के ताम्रपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वे एक विशेष संस्कृति को दर्शा रहे हैं। तो उस स्थल से खुदाई के बाद जो साक्ष्य मिलता है उससे हम उसकी विशिष्टता को समझ सकते हैं। और उस संस्कृति के अंतर्गत कुछ और भी क्षेत्र आते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों की हम चर्चा करते हैं। तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है हम बात करेंगे, ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। प्रमुख स्थल की अगर हम बात करें, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है उसमें सबसे पहले हम बात करें जोरवे की, ठीक है। जोरवे है, इनाम गांव, जोरवे है, निवासा है, ठीक है, जोरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है। ये जोरवे, ये सब जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं कि जोरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है, ठीक है। उसके आगे आप देखिए इनाम गांव है, चंदौली है। तो यह जोरवे, निवासा और दैमाबाद, ये तीनों जो प्लेस है यह महाराष्ट्र, चूंकि जोरवे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है, जोरवे जो है प्लेस है, ध्यान रख समझिए कि जोरवे प्लेस महाराष्ट्र में है। और जोरवे संस्कृति के जो प्रमुख स्थल ये सब हैं, जोरवे, निवासा, दैमाबाद, इनामगांव, चंदौली। तो जोरवे, निवासा और दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अवस्थित है। इनामगांव और चंदौली ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में अवस्थित है। ध्यान से समझिए, ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में अवस्थित है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं जोरवे। जोरवे की क्या विशेषता है? तो जोरवे से एक करके हम एक करके बात करें। सबसे पहले जोरवे की विशेषताओं को देखें कि जोरवे की क्या विशेषता है, निवासा की क्या विशेषता है, दैमाबाद की क्या विशेषता है। तो जोरवे की पहली विशेषता कि जोरवे संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, अर्थात यहाँ पर नगरीकरण का विकास नहीं हुआ था, ग्रामीण संस्कृति है। यहाँ पर जो हमें इस समय के जो उपकरण मिले हैं, तो तांबे के उपकरण मिले हैं, ताम्र कुठार का यहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है। मतलब यहाँ का जो ताम्र कुठार है वो आयताकार है। तो जोरवे से आयताकार ताम्र कुठार का हमें साक्ष्य मिलता है। यह एक ग्रामीण संस्कृति है, यहाँ से हमें आयताकार ताम्र कुठार का साक्ष्य मिलता है। एक बात। दूसरी बात निवासा की। निवासा की क्या विशेषता है? तो निवासा की विशेषता है कि यहाँ से हमें पटसन के साक्ष्य मिले हैं। पटसन के साक्ष्य मिले, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि आगे चल के हम बताएंगे कि इस समय के लोग अब सूती वस्त्र का प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि पटसन से ही अब वो धीरे धीरे हम कपास, चूंकि कपास की बात तो हम नवपाषाण काल में कह दिए थे, अब पटसन का भी आता है। तो अभी भी देखेंगे पटसन की उपयोगिता जो है, जो बोरे इत्यादि बनाने में होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे पटसन का, निवासा की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ से पटसन का हमें साक्ष्य मिला है। अब दूसरी बात, जो एक तीसरा प्लेस है यहाँ का दैमाबाद। ये देखिए दैमाबाद, देखिए दैमाबाद की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद। और आप आगे चल करके देखेंगे कि हड़प्पा की सभ्यता जब बताएंगे
तो उसका सबसे दक्षिणी भाग जो है वह दैमाबाद ही आता है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है। तो यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यह दैमाबाद तत्कालीन समय में नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था, नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। इसका मतलब ये हुआ कि कृषि कार्य के साथ साथ यहाँ पर उद्योग इत्यादि भी लगे हुए थे, यहाँ पर व्यापार इत्यादि का भी काम होता होगा, अनुमान है। तो चूंकि दैमाबाद में अब हम कहे कि नगरीकरण के स्तर तक ये पहुंच गया था, इसका मतलब यह है कि गैर कृषि कार्य यहाँ पर हो रहे थे। तो दैमाबाद की जो विशेषता है कि हमने कहा कि यहाँ पर नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया है, तो यहाँ पर जो हम निर्माण कार्य की बात करेंगे, शिल्प उद्योग की बात करेंगे, यहाँ पर लगे हुए थे। तो कुछ चीजों का साक्ष्य मिला है जो जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर बृहत पैमाने पर उद्योग धंधे लगे हुए थे, कार्य हो रहे थे, लोग गैर कृषि कार्य कर रहे थे। इसमें हम देखते हैं कि एक यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य का हमें साक्ष्य मिलता है दैमाबाद से, ठीक है, कि तांबे की 4 वस्तुएं मिली है। तांबे से ही एक रथ चलाता हुआ मनुष्य का मिला है, साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ हमें यहाँ से बैल का भी साक्ष्य मिला है, भैंसे का भी साक्ष्य मिला है, हमें हाथी का भी साक्ष्य मिला है। तो हमें यहाँ से हम देखेंगे कि रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य मिलता है, गैंडे का साक्ष्य मिलता है, हाथी का साक्ष्य मिलता है, सांड का साक्ष्य मिलता है। तो 4 प्रकार के आपने देखा कि तांबे की 4 प्रकार की यहाँ पर चीजें मिली है। एक रथ चलाते हुए मनुष्य, दूसरा सांड, तीसरा भैंसा, चौथा हाथी। तो ये हम देखते हैं कि दैमाबाद से तांबे की ये 4 चीजें मिली है और इसी से यह अनुमान लगाया गया यहाँ पर गैर कृषि कार्य हो रहे थे बड़े पैमाने, तत्कालीन समय के अनुसार कि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहे थे। और इसीलिए हमने कहा कि दैमाबाद नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि बहुत से जो हमें उपकरण मिले हैं, वस्तु मिली है, कांसे की भी मिली है। इसका मतलब यह है कि कांसे की वस्तुओं के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, क्योंकि हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है और हड़प्पा में जब कांसा मिला तो यहाँ पर हड़प्पा और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में जो है आयात निर्यात हो रहा था। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि चूंकि दैमाबाद जो क्षेत्र है वह हड़प्पा काल का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है। हम देखें कि हड़प्पा संस्कृति के बाद जो है इसका विकास होता है। तो यहाँ पर न केवल ताम्र उद्योग लगे हुए थे बल्कि यहाँ पर कांस्य उद्योग भी लगे हुए थे। कांस्य की वस्तुओं का भी साक्ष्य यहाँ से हमें मिला है। अब इसके आगे आइए, अब इसके आगे है इनाम गांव। इसकी विशेषता देखिए, इनाम गांव से हमें नगरीकरण, यहाँ से भी नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जोरवी संस्कृति का यह स्थल भी नगरीकरण के लेवल तक पहुंच गया था। ठीक है, इसका मतलब यह है जैसे हम कहें नगरीकरण का साक्ष्य, नगरीकरण के प्रमाण मिलेंगे, इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग गैर कृषि कार्य भी कर रहे थे, निर्माण इत्यादि में लगे हुए थे, शिल्प उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ था। तो इनाम गांव में भी हम कहें कि यह इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। इनाम गांव की दूसरी विशेषता है कि इनाम गांव की बस्ती भी किलाबंद थी। ठीक है, इनाम गांव की बस्ती भी किलाबंद थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो आपने देखा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में कौन कौन स्थल किलाबंद थे या किलाबंद स्थल के साक्ष्य मिले हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कायथा, मालवा और इनाम गांव। ठीक है, यहाँ की बस्ती क्या थी? किलाबंद थी। तो यहाँ पे इनाम गांव की विशेषता हमने कहा कि बस्ती किलाबंद थी, साथ ही साथ यह नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था
और यह ताम्रपाषाण कालीन स्थल एक मतलब कि विशाल, मतलब हम कह सकते ताम्रपाषाण कालीन स्थल एक बड़ा स्थल है, ठीक है ना। यह ताम्रपाषाण कालीन बड़ी मतलब यहाँ पे एक बस्ती थी। तो ये सब जो है इनाम गांव की एक विशेषता है। दूसरी बात यह है कि चंदौली जो है यह भी महाराष्ट्र के पुणे जिले में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ से भी आयताकार ताम्र कुठार का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब यह है कि ताम्र उद्योग यहाँ पे लगा हुआ था, ताम्र उद्योग लगे हुए थे और वहाँ पे तांबे के बहुत सारे उपकरण बनाए जाते थे। उसमें से एक जो हमें साक्ष्य मिला ताम्र कुठार, आयताकार ताम्र कुठार का हमें साक्ष्य मिला है। तो ये आपने देखा कि ये अभी जो विशेषताएं हम आपको बताए हैं उन विशेषताओं से हम उम्मीद करते हैं, चूंकि हमने कहा है पहले कहा कि थोड़ा सा अपेक्षाकृत फैक्चुअल नेचर का होगा, और फैक्चुअल नेचर के होने से क्या होगा कि अध्ययन पढ़ने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है, लेकिन अगर उसको हम कॉन्सेप्ट के आधार पर रख करके पढ़ेंगे तो फिर हमें बहुत परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको कोशिश किए हैं कि कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको थोड़ा समझाएं। हम इस समय के जो प्रमुख स्थल थे उन स्थलों की हमने बात की, बताया है। और अब देखेंगे कि इस समय ताम्रपाषाण काल में हमने कहा कि इस समय भी हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। जो साक्ष्य है वह पुरातात्विक साक्ष्य है, और इस साक्ष्य के आधार पर इतिहास के हम दो क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, एक आर्थिक क्षेत्र, दूसरा सांस्कृतिक क्षेत्र। तो अब चूंकि यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं, इसलिए वैचारिक पक्ष गौण होगा, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के विषय में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो साक्ष्य हमें मिले हैं उन साक्ष्यों से हम इसके दो क्षेत्रों की चर्चा कर सकते हैं। अब एक एक करके कुछ चीजों को हमने विशेषताओं में देखा, उसकी विशेषताओं में देखा है। अब कुछ चीजों को यहाँ पर हम आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में देखेंगे। तो इस प्रकार से टॉपिक लगभग जो है वह पूरा हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो टॉपिक शुरू करें तो सिस्टमैटिक तरीके से उसकी इंटायर बातों को आपको समझा दें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम बार बार कह रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि आप अपने सामने अपने टेबल पे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को रखिए, वो चाहे यूपीएससी का हो चाहे किसी स्टेट सर्विसेज का हो, कोई बात नहीं है, रखिए। आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपके क्लास में जो टॉपिक की चर्चा हुई है उससे रिलेटेड होंगे। अब देखिए ताम्रपाषाण कालीन में कि इसकी सबसे पहले इसके आर्थिक क्षेत्र को देखेंगे और उसके बाद इसके सांस्कृतिक क्षेत्र को देखेंगे। आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, और शिल्प एवं उद्योग, ये तीन चीजों की बात हम आर्थिक क्षेत्र में करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि चूंकि नवपाषाण काल, हमने कहा था कि नवपाषाण काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, तो अब कृषि का विकास हो चुका है, लोग अब खाद्यान्न फसल का उत्पादन करने लगे हैं। तो ताम्रपाषाण काल में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, स्थल हैं जहां से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य कहिए, प्रमाण कहिए, कुछ भी कहिए, ये नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थल है जहां से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले प्लेस की बात करें हम मालवा की। मालवा, अभी आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में बताया था कि मालवा एक प्लेस है जो मालवा, जिसे मालवा संस्कृति के नाम से जानेंगे। तो मालवा से हम देखते हैं कि गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिले हैं। मालवा से गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मालवा में कृषि कार्य हो रहा है, गेहूं जौ का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब कृषि कार्य हो रहा है। दूसरी बात, मालवा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल हमने बताया था नवदा टोली, ठीक है। तो नवदा टोली से क्या है
कि सर्वाधिक अनाज के साक्ष्य मिले, वहां पर अनाज का ढेर मिला है नर्मदा टोली में। आप देखेंगे सर्वाधिक अनाज का साक्ष्य मिला है नर्मदा टोली में, ठीक है, सर्वाधिक अनाज। दूसरी बात, एक प्लेस है आहार, आपने देखा है आहार कहां पर है, राजस्थान में है, आहार राजस्थान में है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मोटे अनाज के साक्ष्य यहां से मिले हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये सब आहार के क्षेत्र से हमें मिले हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ज्वार, बाजरा, ठीक है, आहार में ज्वार है, बाजरा है, ये सब मोटे अनाज है। इसके साथ साथ यहां से हमें चावल की भी साक्ष्य मिले हैं आहार से, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि आहार में मोटे अनाज के साथ साथ चावल का भी साक्ष्य मिला है। एक प्लेस अभी आपने देखा है कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत है इनाम गांव, ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत है इनाम गांव, ठीक है। अब देखिए इनाम गांव जो जोरवे संस्कृति का स्थल है, यहाँ पर क्या है कि मकान के नजदीक कोठार का साक्ष्य मिला। यहाँ पे देखिए हम कैसे कृषि का अनुमान लगाते हैं, मकान के नजदीक कोठार का साक्ष्य मिला है, ठीक है। साथ साथ इनाम गांव में एक बात और भी है, इसके साथ साथ हम देखें यहाँ पर चावल का भी साक्ष्य मिला है इनाम गांव से। तो इनाम गांव से चावल का साक्ष्य मिला, इनाम गांव से मकान के नजदीक कोठार का साक्ष्य मिला। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तत्कालीन समय में जो वहां के शासक वर्ग रहे होंगे, वे शासक वर्ग राजस्व के रूप में जो अनाज का संग्रह होता था उसको उस कोठार में रखते थे। शासन व्यवस्था चलाने के लिए चूंकि हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं, इसलिए हम राजनीतिक अर्थात प्रशासनिक इत्यादि के विषय में अनुमान नहीं लगा सकते हैं किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। लेकिन कोठार का साक्ष्य मिला, इससे अनुमान लगाया गया कि राजस्व के रूप में जो संग्रह होता था उसको, उस अनाज को कोठार में रखा जाता था। तो ये हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल में कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं इन क्षेत्रों से मिले हैं। इस ताम्रपाषाण कालीन जो कृषि व्यवस्था थी उसकी सबसे जो मुख्य कमजोरी थी, ठीक है, जो कमजोरी जो कह सकते हैं, इसकी कमी कह सकते हैं कि संपूर्ण स्थल में से कहीं से भी हल या फावड़ा का साक्ष्य नहीं मिला। तो हल या फावड़ा का साक्ष्य नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि बहुत मुश्किल से इस समय के लोग कृषि कार्य कर रहे होंगे। हल फावड़ा का साक्ष्य मिला, इसका मतलब कृषि कार्य आसानी से हो रहा है, बृहद पैमाने पर कृषि कार्य हो रहा है। तो यह इस समय की कृषि की एक कमजोरी है जो आप कह सकते हैं कि इसकी कमी है। पशुपालन, तो जितने भी स्थल हैं सभी स्थलों से हम देखते हैं कि लगभग पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, ऊंट है, ये सारे के सारे पशुओं के साक्ष्य उस समय मिले। तो हम कह सकते हैं कि वहां के लोग पशुपालन से भी परिचित थे। अब देखिए, इस पशुपालन के बाद आता है शिल्प एवं उद्योग। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस ताम्रपाषाण काल में कई प्रकार के उद्योग लगे हुए थे, एक नहीं बल्कि कई प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं। उन उद्योगों में हम सबसे पहले कह सकते हैं बर्तन उद्योग, उन उद्योगों में दूसरा उद्योग है वस्त्र उद्योग, ताम्र उद्योग, ठीक है, तांबे की भी वस्तुओं का निर्माण होता था, ताम्र उद्योग है, ठीक है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कांसे की भी वस्तुओं के, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र से कांसे की वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं, तो कांस्य उद्योग भी है। कांस्य उद्योग भी है। इसके साथ साथ देखते हैं कि यहां से आभूषण के भी साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आभूषण उद्योग भी वहां पे लगा हुआ था, आभूषण उद्योग भी लगे हुए थे। ये है आभूषण उद्योग। अब देखिए, सबसे पहले हम बर्तन उद्योग की बात करें। बर्तन मतलब इस समय मुख्य रूप से मृदभांड, जिसको कहते हैं मिट्टी के बर्तन के हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मृदभांड मिट्टी के बर्तन के हमें साक्ष्य मिले हैं।
तो ये मृतभांड मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के थे, एक काला एवं लाल मृतभांड और दूसरा है गैरिक मृतभांड। अब देखिए, दो प्रकार के मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हमें मिले हैं। एक को कहा हमने काला एवं लाल मृतभांड, दूसरे को कहा गैरिक मृतभांड। अब देखिए, काला एवं लाल मृतभांड के साक्ष्य जो है हमें दो जगह से मिले हैं। हम कह सकते हैं एक आहार से, एक जोरबे से। काले एवं लाल मृतभांड के साक्ष्य आहार है और एक है जोरबे, ठीक है। इन दोनों जगहों से काले एवं लाल मृतभांड के हमें साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, आहार से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वे श्वेत चित्रित काले रंग के मृतभांड हैं। ध्यान से समझिएगा, श्वेत चित्रित काले रंग की मृतभांड है। इसका मतलब यह है कि जो मिट्टी का बर्तन बनाया गया था उसको पहले काले रंग से रंग दिया गया और सफेद रंग से उस पर चित्रकारी की गई। तो श्वेत चित्रित काले रंग के मृतभांड कहाँ से मिले? आहार से मिले। एक बात। दूसरी बात जो हम जोरबे की कहते हैं कि जोरबे लाल पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे। मतलब जोरबे में क्या था कि जो मृतभांड है उसको पहले लाल रंग से रंग दिया गया था और काले रंग से उस पर चित्रकारी की गई थी। तो लाल आधार पर काले रंग से चित्रकारी की हुई मृतभांड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जोरबे से मिला है। तो ये काला एवं लाल मृतभांड जो लिखे हैं दो जगहों से, आहार से, जोरबे से। आहार से काले पर सफेद से चित्रित मृतभांड, जोरबे से लाल पर काले रंग से चित्रित मृतभांड के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो दो प्रकार के ये मृतभांड के साक्ष्य मिले हैं, आहार और जोरबे से मिले हैं। दूसरा है एक गैरिक मृतभांड। कहा जाता है कि गैरिक शब्द जो एक भ्रामक शब्द है, ठीक है, यह भ्रामक शब्द है। मुख्य रूप से यह लाल अनुलेपित भांड है। मतलब मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग से रंगा गया है, लाल अनुलेपित भांड है और जिसको काले रंग से रंगा गया था। यह मुख्य रूप से लाल अनुलेपित भांड है जिसे काले रंग से रंगा गया था और जो कलश की शक्ल के आकार की तरह, कलश की शक्ल की तरह होता था। तो ये हमने कहा कि यह एक भ्रामक शब्द है। यह लाल अनुलेपित भांड है जो काले रंग से रंगा जाता था और जो कलश की शक्ल की तरह, आकार कलश की जैसे होता था। यह जो गैरिक मृतभांड है, ध्यान से समझिएगा, गैरिक मृतभांड में क्या था? लाल पर काले रंग से रंगा जाता था, बस और कुछ नहीं, और कलश की आकृति की तरह होता था। तो यह जो है, यह गैरिक मृतभांड की जो साक्ष्य मिले हैं वह गणेश्वर से और जोधपुरा से। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर में जोधपुरा है, गणेश्वर आपने देखा ही है। तो ये जो मिट्टी बर्तन उद्योग में हमने दो प्रकार के बर्तन बताए, एक काला एवं लाल मृतभांड, दूसरा गैरिक मृतभांड। हमने आपसे कहा है कि थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का है, लेकिन उसको अगर हम कॉन्सेप्ट बना करके पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत टफ नहीं है। यहाँ पर बर्तन उद्योग में आंख बंद कर देखेंगे दो प्रकार के बर्तन, काला एवं लाल मृतभांड, गैरिक मृतभांड। काला लाल मृतभांड के साक्ष्य आहार और जोरबे से, गैरिक मृतभांड के साक्ष्य गणेश्वर और जोधपुरा से, ठीक है। काला लाल मृतभांड का साक्ष्य हम एक और स्थल कह सकते हैं, एक और स्थल भी कह सकते हैं इसको कि नबदाटोली से भी मिला है, नबदाटोली से मिला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जो है बर्तन के साक्ष्य हमें मिले हैं। मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, कहाँ से मिट्टी, किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले इसको आपने देखा। अब देखिए, वस्त्र उद्योग,
वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से मालवा में और महाराष्ट्र में लगे हुए थे। महाराष्ट्र में नेवासा में आपने देखा है कि हमने बताया था पटसन का साक्ष्य मिला है जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। तो आप देखिए मालवा से यहाँ पर वस्त्र उद्योग जो लगा हुआ है मालवा में और यहाँ पर महाराष्ट्र में इसको जोरवे संस्कृति के अंदर कह सकते हैं जो नेवासा मिला। मालवा से हमने देखा भी बताया आपको कि तकली एवं चरखे के साक्ष्य मिले हैं मालवा से। तो तकली का साक्ष्य मिला, चरखे का साक्ष्य मिला, तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि मालवा में, ठीक है, मालवा में सूत की कताई होती थी। तकली और चरखे से सूत की कताई होती है और उस सूत से क्या होता था, वस्त्र का फिर निर्माण होता था। तो मालवा से तकली और चरखे का साक्ष्य मिला। इसका मतलब यह है कि सूत की कताई से लोग परिचित थे और उसको वस्त्र बनाने में उसका प्रयोग करते थे। दूसरी बात यहाँ पर आप देखा कि एक हम बताएं महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र से सूत के धागे मिले हैं, मतलब वही जो क्षेत्र है नेवासा का क्षेत्र है वहां से सूत के धागे मिले। इसका मतलब ये है कि मालवा और महाराष्ट्र में जो स्थल हमने बताया था जोरवे संस्कृति का निवासा, ये सब के सब वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमें वस्त्र उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। जो साक्ष्य मिलते हैं उससे ये लगा कि यहाँ पर वस्त्र उद्योग लगे होंगे। अब देखिए ताम्र उद्योग है। ताम्र उद्योग आपने देखा है कि राजस्थान में गणेश्वर है, आहार है, यहाँ से ताम्र उद्योग के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ताम्र उद्योग अभी तुरंत देखा है कि गणेश्वर और आहार से हमें ताम्र उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के तांबे की वस्तुओं के साक्ष्य वहां से हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं उस समय ताम्र उद्योग लगे हुए थे। कांस्य उद्योग जो है वह महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का एक स्थल है दैमाबाद। अभी हमने बताया है कि यहाँ पर कांस्य उद्योग के हमें साक्ष्य मिले हैं दैमाबाद से। विभिन्न प्रकार की कांसे की चादर मिली है। दूसरा है एक आभूषण उद्योग, मतलब हम देखते हैं कि इस समय के लोग आभूषण से भी परिचित थे। यह आभूषण हम उद्योग में कह सकते हैं कि जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में जोरवे से सोने का आभूषण हमें मिला है। आभूषण संस्कृति में एक आता है जोरवे से सोने का आभूषण मिला है और कायठा से मनके का हार मिला है। मिट्टी को पका करके छोटे छोटे रूप में जो पका जाता उसको मनका कहा जाता था। तो कायठा से मनके का हार मिला और जोरवे से सोने का आभूषण मिला है। इसका मतलब यह है कि इस समय के लोग आभूषण बनाते थे। अर्थात हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी समृद्धता आ गई थी। यद्यपि ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन कृषि के विकास से, उद्योग के विकास से अब थोड़ी सी संपन्नता लोगों में आ गई है। तो जाहिर सी बात है जब भी अब आभूषण की बात करेंगे, आभूषण का प्रयोग वहीं पर होता है। देखते हैं वही परिवार में होता है, वही महिला आभूषण पहनती है, उसी परिवार के लोग आभूषण अपने घर की महिलाओं को पहनाते हैं जहाँ पर संपन्नता होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि यद्यपि ग्रामीण संस्कृति थी, इसके बावजूद भी इस समाज के लोगों में संपन्नता थी। अब आइए लास्ट इस टॉपिक का हम सांस्कृतिक स्थिति को देखेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र में अब हम किन किन चीजों की चर्चा करेंगे। देखिए, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ठीक है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं धर्म की भी। धर्म के साथ साथ हम अंतिम क्रिया की बात करेंगे, अंत्येष्टि संस्कार की बात करेंगे, ठीक है। धर्म है, फिर इसके बाद है अंत्येष्टि संस्कार है। अब देखिए, भोजन
में कुछ विशेष नहीं जानना है। पहले से हम कहते हैं कि यहाँ पर भी शाकाहारी मांसाहारी का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि लोग शिकार तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ खाद्य संग्रह तो थोड़ा बहुत मतलब सीमित मात्रा में चल रहा था, ठीक है। लेकिन भाई शिकार कर रहे हैं, खाद्य संग्रह कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कृषि का विकास हो गया था, विभिन्न प्रकार के अनाज मिले, अब कृषि आधारित जीवन हो गया है। तो इस समय के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। वस्त्र में सूती एवं रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था, ठीक है। सूती एवं रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्र बनते थे। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, अगर हम आवास की बात करें, सूती वस्त्र का साग वस्त्र उद्योग कहाँ लगे थे तो हमने बता दिया है, वहां पर वस्त्र उद्योग थे, वहीं पर सूती और रेशमी वस्त्रों का जो है उत्पादन होता था, निर्माण होता था। आवास में देखेंगे, यहाँ पर एक संस्कृति क्षेत्र की महत्वपूर्ण बात है आवास। इस समय जो कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, तो यहाँ पर बड़े बड़े गांव के साक्ष्य मिले हैं, बड़े बड़े गांव की स्थापना हुई। यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति तो बड़े बड़े गांव की स्थापना हुई। अब देखेंगे कि इस ग्रामीण संस्कृति में किस प्रकार के आवास के हमें साक्ष्य मिले हैं। ग्रामीण संस्कृति में हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आहार की बात करें कि देखें, अभी देखें हम लोग कि आहार के लोग पत्थर से निर्मित घरों में रहते थे। गिलुन के लोग कच्ची ईंटों से निर्मित घरों में रहते थे। आहार और गिलुन की बात हमने किया है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, इनाम गांव की बात करें, वहां से 5 कमरों वाले आवास का हमें साक्ष्य मिला है। 5 कमरे वाले आवास का साक्ष्य मिला है। ये कहां से? इनाम गांव से। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अधिकांश आवास, अगर हम आहार को और गिलुन को छोड़ दें, अगर ठीक है, कि अधिकांश आवास जो थे वे घास फूस से बने हुए थे। मकान जो थे मिट्टी के होते थे, अर्थात कच्चे आवास होते थे, घास फूस मिट्टी इत्यादि से बने होते थे अधिकांश आवास इस ताम्रपाषाण काल के। इस ताम्रपाषाण काल की जो ये आवास कहाँ से किस प्रकार के थे ये हमने बताया। आवास की जो यहाँ पर कमियां थी, अगर हम बात करें, नंबर 1 कमी की बात करें कि इस समय के लोग पक्के ईंटों से परिचित नहीं थे, कच्चे आवास में रहते थे। हमने कहा अधिकांश आवास कच्चे थे, घास फूस मिट्टी के बने हुए आवास थे, तो पक्की ईंटों से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। और दूसरी बात, जो आवास के हमें साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्य से हमें सामाजिक असमानता का भी बोध होता है कि आवासीय प्रमाण से हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन समाज में समानता नहीं थी बल्कि असमानता थी। यहां पर यह देखा गया कि अधिकांश आवास गोलाकार थे और कम आवास आयताकार थे। ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम आवासीय साक्ष्य से सामाजिक असमानता को समझ सकते हैं। अधिकांश आवास गोलाकार है, कम आवास आयताकार है, तो यह अनुमान लगाया गया कि आयताकार आवास में निवास करने वाले लोग गोलाकार आवास में निवास करने वाले पर शासन करते होंगे। ठीक है, तो यह जो साक्ष्य मिला मुख्य रूप से, जो हमने कहा कि ज्यादातर आवास के साक्ष्य मिले इनाम गांव से मिले, तो वहां पर अधिकांश आवास गोलाकार थे और कम आवास जो थे वो आयताकार थे। ठीक है, तो इसका मतलब आयताकार आवास में रहने वाले सरदार होते थे, शासक वर्ग होते थे, जो गोलाकार आवास में रहने वाले पर शासन करते थे। तो ये आवासीय संरचना थी जिसके आधार पर हम सामाजिक असमानता को समझें। अब देखिए, धर्म की बात करें तो धर्म की बात तो पहले से पाषाण काल से हम देखते चले आ रहे हैं कि लोग धर्म से परिचित थे। यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ के लोग भी धर्म से परिचित थे। विभिन्न प्रकार के हम देवी और देवता के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, विभिन्न प्रकार के देवताओं के साक्ष्य मिले, इससे हम कह सकते हैं कि धर्म से लोग परिचित थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मातृदेवी, वृषभ एवं अग्नि की पूजा होती थी। ध्यान से समझिएगा, मातृदेवी, वृषभ और अग्नि की पूजा यहाँ के लोग करते थे। इसका मतलब यह है कि धर्म से भी यहाँ के लोग
परिचित थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति का हमें साक्ष्य मिला। कहाँ से मिला है मातृ देवी का? इनाम गांव से। इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला। इसका मतलब इस समय के लोग मातृ देवी से परिचित थे, देवी की पूजा करते थे। दूसरी बात कि मालवा से मिट्टी से निर्मित वृषभ के साक्ष्य मिले। वृषभ की पूजा आज भी हमारे समाज में होती है, तो इसका मतलब यह है कि वृषभ पूजा से लोग क्या थे? परिचित थे। तीसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे, मालवा से वृषभ की पूजा का साक्ष्य मिलता है। और तीसरी जो हमने कहा कि अग्नि पूजा से भी लोग परिचित थे। यह अग्नि पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, अग्नि पूजा का साक्ष्य हमें नवदा टोली से मिलता है। ठीक है, नवदा टोली में क्या है? एक अग्नि कुंड का हमें साक्ष्य मिला है। नवदा टोली में अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला। इसका मतलब यह है कि इस समय के लोग अग्नि पूजा से परिचित थे। अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला मतलब हवन इत्यादि करते थे उसमें, जाहिर सी बात है अग्नि पूजा से लोग परिचित थे। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारे पास जो इस समय पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उन साक्ष्यों के आधार पर सांस्कृतिक क्षेत्र के इन क्षेत्रों को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अंत्येष्टि संस्कार लास्ट में आते हैं, अंतिम क्रिया पर आते हैं, अंत्येष्टि संस्कार पर आते हैं। तो ये देखा गया कि इस समय के लोग अंत्येष्टि संस्कार से परिचित थे। अंत्येष्टि संस्कार में कई प्रकार की विधियों का प्रचलन था। दक्षिण भारत के लोग, ताम्रपाषाण काल में कहा कि हमने आप दक्षिण भारत बताया नहीं, तो वही कर्नाटक में पिकलिहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू का जो क्षेत्र है वह ताम्रपाषाण काल का भी क्षेत्र है। वहां पर भी ताम्रपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले हैं। चूंकि उसकी बहुत विशेष महत्ता नहीं है, इसलिए हमने उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं किया है। तो यह जो दक्षिण भारत में जो कर्नाटक के क्षेत्र की हमने चर्चा किया, वहां से भी ताम्रपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले, मतलब तांबा और पत्थर के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए उसको ताम्रपाषाण कालीन स्थल में भी हम जानते हैं। तो वहां पर क्या था कि वहां पर दक्षिण भारत में जो अंत्येष्टि संस्कार की जाती थी उसमें मृतक का सर जो है, ठीक है, दक्षिण भारत में मृतक का सर पूर्व में, तो जाहिर सी बात है पैर कहाँ है? पश्चिम में। तो मृतक को पूर्व पश्चिम दिशा में रख करके दफनाया गया है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो अंतिम क्रिया हमने कहा कि जो यहाँ अंत्येष्टि संस्कार एक ही प्रकार के नहीं थे, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार का प्रचलन था, विभिन्न प्रकार से होता था। कहीं सिर पूरब में है तो कहीं सिर पश्चिम में, उत्तर में है। तो हमने कहा कि दक्षिण भारत में ये सिर को जो है पूरब में और पैर को पश्चिम में रखा जाता था। महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिणी दिशा में रख करके सबको दफनाया जाता था। इसका मतलब यह है कि सिर को उत्तर की दिशा में और पैर को दक्षिण की दिशा में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में दफनाया जाता था। पश्चिमी भारत में जो हम बात करेंगे कि पश्चिमी भारत में देखते हैं संपूर्ण शवाधान का प्रचलन था। हमने अंत्येष्टि संस्कार की बात किया कि एक ही प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार में विभिन्न प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार होते थे। पश्चिमी भारत में संपूर्ण शवाधान का प्रचलन था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था। तब देखेंगे संपूर्ण शवाधान क्या है, आंशिक शवाधान क्या है। तो संपूर्ण शवाधान में ये होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो मृतक के शरीर को जमीन के नीचे, ठीक है, कब्रों में रख करके दफना दिया जाता है। इसको कहा गया संपूर्ण शवाधान। और जो आजकल आप देखते हैं कि संपूर्ण शवाधान की जो विधि है, यह ईसाई धर्मावलंबियों में और इस्लाम धर्मावलंबियों में इसका प्रचलन है। और आंशिक शवाधान जो होता है, कि आंशिक शवाधान में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मृतक के शरीर को अर्थात शव को कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए एक सार्वजनिक स्थल पर रख दिया जाता है। और उस सार्वजनिक स्थल पर क्या होता है कि पशु पक्षी कुछ समय तक उसको नोच कर खाते हैं और उसके बाद तब ले जाकर के उसको दफना दिया जाता है। इसमें यह है, लोगों की सोच यह होती है जहाँ पर आंशिक शवाधान का प्रचलन है
यह शरीर ईश्वरीय देन है, ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए यह पशु पक्षी कुछ समय तक इसको खा ले ताकि उसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए और उसके बाद जो बचेगा उसको दफना दिया जाएगा। तो ये आप देखिए कि पश्चिमी भारत में हमने कहा कि पूर्ण शवाधान का प्रचलन था, पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था, ठीक है। और हम देखते हैं कि इनाम गांव में जो कब्र के साक्ष्य मिले हैं, तो उस कब्र के साक्ष्य में ये देखा गया कि कब्र में उपयोगी वस्तुएं भी पाई गई थी। जो उनके उपयोगी वस्तुएं जो मनुष्य की होती थी उसको रख दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय के लोग भी अगले जीवन से अच्छी तरीके से परिचित थे, ताकि व्यक्ति जब जन्म लेगा अगले जन्म में तो इसका उपयोग वह करेगा। तो हम देखें कि उपयोगी वस्तु में मिट्टी के बर्तन हो गए, अन्य चीज हो गई, इनको वहां पर रख दिया जाता था। तो ये आपने आज देखा ताम्रपाषाण काल को। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में बात आ गई होगी। हमने पहले ही बता दिया था कि यह टॉपिक अपेक्षाकृत थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक है। और फैक्चुअल होने से क्या होता है कि याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, दिमाग को बार बार वहां पर लाना पड़ता है। लेकिन हमने ये भी कहा है आपसे कि अगर इसको थोड़ा, जैसे हमने बताने की कोशिश की कि पहले उसकी विशेषताओं, प्रत्येक क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी विशेषताओं को देखा कि कहाँ पर क्या विशेषता थी, फिर उन क्षेत्रों से जो हमें साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले हैं, उसको हमने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रख करके देखा कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, हमने देखा उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिले, किन किन उद्योगों को का जो, या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जिन जिन चीज़ों का निर्माण होता था उसके साक्ष्य किन किन चीज़ों से, कहाँ कहाँ किन किन स्थलों से मिले। फिर उसी तरीके से हमने देखा कि वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले, आवास के साक्ष्य किस प्रकार के मिले, किस प्रकार की आवासीय संरचना थी, किस प्रकार धर्म की, मैंने किन किन देवताओं की पूजा लोग करते थे उसके प्रमाण कहाँ से मिले, और अंतिम क्रिया से परिचित थे तो किस प्रकार से अंतिम संस्कार लोग करते थे। तो इसी तरीके से हमने कहा कि पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, उसी के आधार पर हमको हमने आज बताने की आपको कोशिश की है। और आशा करते हैं कि टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो कई बार समझिए, कई बार सुनिए। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक इतने अच्छे ढंग से एक समय आएगा कि आप समझ जाएंगे कि फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ से गलती करने की संभावना कम होगी। तो कल फिर से एक नए टॉपिक, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम जानते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे, उसको देखेंगे और फिर उसके बाद अन्य टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतने ही। धन्यवाद।